ओके बच्चों, यहाँ से हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों यहाँ से हम लोग आगे जानने से पहले आपको हम ये जरूर बता चुके हैं कि व्हाट इज वन वन फंक्शन, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। ये बात हर बच्चे को कंफर्म होना चाहिए कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन मैंने आपको अभी जस्ट 2 क्लास पहले ही आपको समझाया है कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सुन लो। अगर डिफरेंट एक्स डालने पर फंक्शन की वैल्यू हर बार डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट आए तो फंक्शन वन वन है। लेकिन अगर डिफरेंट एक्स डालने पर उसकी वैल्यू सेम आती है, मतलब y की वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो वन वन फंक्शन अब आपको इस स्टेज पे क्लियर होना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन की रेंज निकालते हैं। और रेंज निकालने के बाद यदि वो आपके द्वारा निकाली गई रेंज फंक्शन की गिवन रेंज के बराबर है, यानी बी के बराबर है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन होता है ए टू बी, यदि बी के बराबर है तो आपका फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज इन टू है। तो बच्चों वन वन ऑन टू आपको बहुत कंपलसरी है पता होना, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तभी हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। ये दोनों बातें एक ही हैं, चाहे हम कहें फंक्शन इन्वर्टेबल है, चाहे हम कहें फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये दोनों बात एक है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों। तो बच्चों फंक्शन जब वन वन ऑन टू होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग लेट्स कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो वन वन ऑन टू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर ज्यादा समय न लेते हुए आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम अभी भी चिल्ला रहा है कि सर वन वन ऑन टू एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं दोबारा फिर से बता दूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। ओके, तो किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ है, देखो पहली प्रॉपर्टी में आपकी सामने स्लाइड जो बनी है उसमें साफ साफ लिखा है कि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। और जस्ट मैंने आपको 2 क्लास पहले सर आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है? ओके, मैं अभी देख लेता हूँ। सही आ रही है एकदम। सही आ रही है, अच्छा फिर भी मैं देख लेता हूँ। ओके, मैं दूसरी डिवाइस चेक कर रहा हूँ, उस पर मेरी पूरी आवाज जा रही है, तो मेरी तरफ से आवाज पूरी जा रही है क्योंकि सामने माइक पूरा काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपका जो भी एडमिन होगा, यानी जो भी आपकी क्लास को मैनेज करता है, तो आपको उनसे कहना पड़ेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग इसकी भेज देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करो आप इस लाइव लेक्चर को अटेंड करो, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि भाई इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी सबसे कंपलसरी क्या होती है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया है कि अगर किसी फंक्शन की डोमेन यानी फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी इनवर्स की जो डोमेन और रेंज होगी, यदि फंक्शन की जो डोमेन है वो ए है तो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी बी। और अगर फंक्शन की रेंज है बी तो फंक्शन का जो इनवर्स होगा उसकी रेंज हो जाएगी ए, यानी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यानी एफ डिफाइंड होगा ए से बी तो उसका इनवर्स डिफाइंड होगा बी से ए। तो आई थिंक आपको ये बातें पूरी तरीके से क्लियर होंगी। उसके अलावा बच्चों आप लोग ने तो फंक्शंस में, फंक्शंस इक्वेशंस में काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं जैसा कि मैंने देखा है, तो ये तो छोटी सी बात है। द ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो इस पे आपके पास जेईई मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन भी था और उसमें बहुत ही छोटा सा आंसर देना था कि आपका f और f इनवर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन कौन सी लाइन के अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। तो वो जो दूसरा ग्राफ जेईई मेंस में बना हुआ था वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज था, इसलिए हमें कुछ नहीं करना था, हमें फंक्शन का इनवर्स निकालना था और आंसर मैच कराना था।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी फंक्शन में f और f इनवर्स अगर होते हैं तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। कौन सी लाइन? y इक्वल टू x के अबाउट। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पूरी आवाज अभी भी जा रही है, मैं सामने से चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम अभी किसी को नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। द इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 इन द लाइन y इक्वल टू x इज y1 x1। तो ये काफी इजी सा फंडा है, लेकिन आपको इसको प्रूफ नहीं करना होता है। अगर आप प्रूफ करेंगे तो आपका समय लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करिए, इसको याद करिए कि अगर x1 y1 अगर कोई पॉइंट है तो y इक्वल टू x के अबाउट जो उसकी मिरर इमेज होगी वो y1 x1 होगी। उसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने स्लाइड्स पूरी बना रखी है, इसलिए आपको ये फिफ्थ पॉइंट भी मैं पूरा बता देता हूँ। तो फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर किसी भी फंक्शन पे हम इंफिनिटी पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इंफिनिटी पे डाली गई टैंजेंट्स क्या होती है, वो एसिम्पटोट्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फंक्शन की एसिम्पटोट अगर वर्टिकल होगी तो उसके इनवर्स की जो एसिम्पटोट होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बच्चों आपकी स्क्रीन में जस्ट बगल में कम जगह होने पर भी मैंने यहाँ पर tan x का ग्राफ बना रखा है, और अगर आप ध्यान से देखें ये tan x का ग्राफ जो है उसमें ये सपोर्टिंग लाइन से यहाँ 0 लिखा है, मैं जस्ट अभी लिख लेता हूँ, यहाँ 0 लिखा है, ये π/2 लिखा है। तो 0 और π/2 पे आप ध्यान दीजिए, π/2 पर क्या होता है, फंक्शन पैरेलल टू y एक्सेस हो जाता है, यानी कि अगर हम उस पर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सेस होगी, यानी उसकी एसिम्पटोट क्या होगी, टैंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सेस होगी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसके इनवर्स की एसिम्पटोट कहेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को लर्न कर लीजिए, जो जेईई मेंस के हिसाब से कहीं पे भी लग भी सकता है, कि अगर किसी फंक्शन की यानी कि f(x) की अगर वर्टिकल एसिम्पटोट है तो उसके इनवर्स की हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी, और उसको आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर f(x) की हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है तो f इनवर्स x की कैसी होगी, वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। ओके, तो यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनवर्स में कोई प्रॉब्लम है तो भैया बताओ, मैं दोबारा आपको क्लियर करूं, क्योंकि आप लोग का जो इनवर्स है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने देखा है करते हुए। चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो बच्चों हम लोग जस्ट अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम लोग ने समझ ली है। अब हम लोग के पास आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इन सबके ग्राफ और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आसान से कर सके। लेकिन आप अभी भी पूछेंगे कि सर इसका वेटेज क्या होता है, तो बेटा जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, और वो ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स -½ कॉसेक इनवर्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2/√3 वगैरह। तो आपको इनकी वैल्यूज निकालने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए इनकी डोमेन, रेंज का और ग्राफ का आइडिया पूरा होना चाहिए। लेकिन अमूमन अभी भी बच्चे ग्राफ पूछो साइन का तो बना देते हैं साइन इनवर्स का, पूछो साइन इनवर्स का मतलब बहुत उल्टे सीधे ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों मैं आपके सामने तो अभी बने बनाए ग्राफ है, लेकिन मैं आपको ये सामने फिर से बना देता हूँ क्योंकि ये सब दूसरे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों आपके सामने ये मैं एक ग्राफ छोटा सा फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ये मैंने फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बच्चों ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि आप साइन इनवर्स बनाने के लिए जब तक आप साइन एक्स की हेल्प नहीं लेंगे तब तक आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपके पास एग्जाम में साइन इनवर्स ही है, वो तो किसी भी इनवर्स का ग्राफ एग्जिस्ट करवा सकते हैं, वो तो आपको समझना पड़ेगा कि उनका फंक्शन कौन सा है। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लें, जैसे कि ये वाला पॉइंट हमने लिखा, तो ये वाला पॉइंट क्या है, तुम कहोगे सर x इक्वल टू π/2 पर y की वैल्यू 1 होती है, तो ये पॉइंट हो गया π/2, 1। और मैंने अगर आपसे पूछ लिया ये पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे सर -π/2 पर -1 होता है, क्योंकि ये तो साइन का ग्राफ ही है।
और सर आपने बताया था कि अगर हम इनवर्स बनाते हैं तो क्या होता है, जो भी ग्राफ बनता है वो y इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होता है, और अगर जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी π/2, 1 जहां पे दिखाई दे रहा है तो उसके इनवर्स का जो भी ग्राफ बनेगा उसमें कौन सा पॉइंट लाई करेगा, 1, π/2। पॉइंट्स बदल जाएगा, तो 1 कहाँ आएगा, जस्ट π/2 से पहले आएगा, तो 1 यहाँ पर, 1, π/2 में पॉइंट लिख देता हूं, और ये पॉइंट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो 1, π/2। ठीक है, उसी तरीके से -π/2, -1 है, तो ये पॉइंट कहां पर होगा, ये पॉइंट जस्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर बच्चों आपको π/2 पे कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ, पाई की वैल्यू 3.14 और 3/2 1.5 होगा, यानी 1 उससे क्या होगा, पहले ही आएगा, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका अगेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा -1, -π/2। तो बच्चों अगर आप इन दोनों को ओरिजिन से पास कराएंगे, क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो 0,0 का जो अगर आप y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो वो 0,0 ही आएगा। यानी आपको 3 पॉइंट्स पता पड़ चुके हैं, तो तीनों पॉइंट से पास करने वाला ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी ग्राफ को अगर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, तो ये ग्राफ मैंने नीचे आपके सामने बना रखा है, ये है बच्चों ये ग्राफ आपके सामने। तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, लेकिन मैंने जस्ट कल एक बच्चे से बनवाया तो उसने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बना करके दे दिया, तो ये गलत ग्राफ था। फिर मैंने उसको बताया कि भाई एग्जाम में अगर भूल जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तुम्हें इनवर्स की प्रॉपर्टीज अगर पता होंगी तो तुम ग्राफ गलत नहीं बनाओगे, तो इसलिए इनवर्स की प्रॉपर्टीज मैंने आपको काफी देर तक समझाई हैं। आप किसी भी हालत में एटलीस्ट इतना फंडामेंटल ग्राफ साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल उस तरह से याद रखिए जैसे आप साइन एक्स की ग्राफ को याद रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आप खुशी खुशी बता सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2, क्योंकि यही आपकी एक्सट्रीम और लोअर लिमिट है। बोलो भाई, सभी बच्चों को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ में आया? यस। ओके, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरा जरूर समझ लेना भाई, क्योंकि फिर पता नहीं आप लोग करो कि भी ना करो, मेरे को पता नहीं है। ओके, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके सामने है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे क्या साइन इनवर्स 2 निकलता है तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही तब करता है जब x -1 से 1 होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अब हम लोग धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आपको साइन एक्स का वाला फंडा मैंने क्लियर कर दिया है, तो साइन इनवर्स एक्स का फंडा पूरी तरीके से क्लियर है। और बच्चों नोटेशंस को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नोटेशंस बदले भी जा सकते हैं, कि अगर हम कहते हैं कि x लाई कर रहा -1 से 1, तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि mod x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि mod x लेस देन इक्वल टू a का मतलब ये भी होता है कि x लाई करता है -a से +a। तो कहीं पे भी अगर डेफिनेशंस बदल दी जाए तो ये मत सोचिएगा कि सर ने कुछ और बताया था इसमें कुछ और लिखा है, तो डेफिनेशंस चेंज बदल करके दूसरे फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके सामने देखिए, ये मैंने लिख दिया है कि mod x लेस देन इक्वल टू a को आप किस तरह से लिख सकते हैं, और कभी भी mod x ग्रेटर और इक्वल टू a लिखा जाए तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इनवर्स x के ग्राफ की डोमेन और रेंज काफी अच्छे से क्लियर हो गई है। अब ज्यादातर बच्चों को cos इनवर्स x का ग्राफ तो पता ही होगा, तो मैं उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। ये आपके सामने cos इनवर्स x का ग्राफ है, इस तरह से ये ग्राफ के नोटेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के नोटेशन सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास cos x का ग्राफ आप बना लेते हैं तो cos इनवर्स x की ग्राफ में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। तो उसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 और जो रेंज है वो 0 से π। तो बच्चों उसको याद करने में स्पेशली कुछ लोगों को अभी भी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर आपसे नहीं याद हो रहे हैं तो आप टेंटेटिव आइडिया तो ले ही लीजिए कि एग्जाम में फंसने पर आप करेंगे क्या। क्या करेंगे फंसने पर? आपको ग्राफ को उतना पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा जो कि क्या हो, जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो देखिए
ये cos x का ग्राफ जस्ट मैं आपके सामने अभी बना देता हूं, बल्कि सही से बना देता हूं रफ करके। ये लीजिए, तो ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो उन पॉइंट से आप बना सकते हैं इसके इनवर्स का भी ग्राफ को। जैसे मैंने साइन का भी बताया था, वैसे आप कॉस का भी बना सकते हैं, और बल्कि ये बना बनाए आपकी स्क्रीन पे भी है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो हम ग्राफ का जो इतना सा पोर्शन होता है, भाई इनवर्स के लिए हमें ग्राफ का पोर्शन कट करना पड़ता है। तो अगर हम कॉस इनवर्स एक्स के इतने से ग्राफ को कट कर ले, तो ये ग्राफ जो है क्या है, 1 1 और ऑन 2 दोनों को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन भी ले लेंगे तो वो ग्राफ फिर 1 1 नहीं कहलाएगा। तो ग्राफ का पहले पोर्शन कट करना पड़ता है सच दैट कि वो 1 1 और ऑन 2 दोनों हो। इसलिए हमने राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कट किया है और जस्ट इसकी मिरर इमेज बना दी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इतना पोर्शन अगर हम कट करेंगे तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी इन पॉइंट्स को आप यूज कर लीजिए। एक पॉइंट है ये वाला, एक पॉइंट है ये वाला, एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। तो इन 3 पॉइंट्स को आप जैसे ही यूज करेंगे आपका ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इस ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आप कहोगे सर π/2, 0। तो जब हम इनवर्स बनाएंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, π/2। तो देखो 0, π/2 से पास कर रहा है ये। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही इनवर्स होगा, कई तरह के इनवर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसका बेसिक ग्राफ बनाएंगे, और बेसिक ग्राफ बनाने के बाद आप उसको पहचानेंगे कि वो कहां पर 1 1 और ऑन 2 है। उतने पोर्शन को कट कर लेंगे और कट करके उसका इनवर्स बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा फंडा होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इनवर्स का ग्राफ आपके पास आ सकता है बनाने के लिए। ठीक है? क्यों भाई, समझ में आया? तो बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? आगे कंटिन्यू करें? क्यों भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सीधा आप चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ, क्योंकि अब आपको लर्न करनी होगी डोमेन और रेंज के बारे में कंसेप्ट्स। तो सभी बच्चे अब एनसीईआरटी की तरफ रुख करते हैं हम लोग। तो बच्चों आपके सामने एनसीईआरटी का रुख अब आ रहा है, ये है एनसीईआरटी का रुख। तो बच्चों एनसीईआरटी में इस तरीके से सामने सामने आपके सामने दिया हुआ है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो ये आपको डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आप बना करके भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफी देर तक बताया कि आप बना करके कैसे क्रिएट करना। ठीक है, ओके बच्चों? यस सर। ठीक, तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, tan इनवर्स -√3। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, tan इनवर्स -√3। इसका आंसर क्या होगा? 1 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। हाँ भाई, tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले जो एकदम सामान्य लोग हैं वो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि सर एक बात बताइए आप कैसे करते हैं, पूरा वो हमको एक बार सिखा दीजिए। तो हमने कहा बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिफाइंड है कि भी नहीं है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम इसकी डोमेन देखते हैं। तो डोमेन में क्या है सर, tan इनवर्स की डोमेन में लिखा है R, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या -√3 ऑल रियल नंबर्स में आता है? कहोगे यस सर, ऑल रियल नंबर्स में तो सर दुनिया की हर चीज आ जाती है इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके। तो सर -√3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको बच्चों क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है -π/2 से π/2। अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो -90 से +90। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते ही इसकी वैल्यू को बताएं। तो सबसे पहले हम लोग तो छोटे लोग हैं, सबसे पहले सोच लेते हैं कि tan
√3 कब होता है? तो कहोगे सर tan √3 जो होता है वो होता है tan 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? π/3। तो tan π/3 कितना हुआ? √3। कहोगे सर आपके पास √3 थोड़ा ना चाहिए, -√3 चाहिए। तो हमने कहा देखो अब आपने क्या गलती कर रखी है, कल आपने हमसे पूछा भी था, आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए थे, आपने लिख दिया tan π - थीटा माइनस tan थीटा आता है, यानी कि tan 2π/3 -√3 हुआ। सर आंसर तो आ नहीं गया, लेकिन हमारा पीछे से गलत आ रहा है। तो हमने कहा भैया आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए थे, आपको रहना है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम नहीं कहते हैं, इस ग्राफ की डेफिनेशन कहती है, इनवर्स की डेफिनेशन कहती है कि tan इनवर्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और रेंज है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। समझ में आया? यानी तुम कहोगे सर यानी कि अगर हम tan ऑफ माइनस थीटा लिख दे तो वो -tan थीटा होगा, यानी -tan π/3 होगा, यानी -√3 होगा। यस। और बच्चों ये -60 किसके बीच में लाई करता है? -60 लाई करता है किसके बीच में? -90 से +90 के बीच में करता है ना। यानी अब आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा -π/3। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का वे है। अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि डोमेन और रेंज में किन बातों का ख्याल करना होता है। क्यों भाई, समझ में आया सभी बच्चों को? बहुत धीरे धीरे बताया है। तो आरती तुमको समझ में आ गया? आरती ओके। तो क्लास में नहीं बैठी हो? ओके आ गया बस। इशिता? Yes, sir. ओके। निकिता? निकिता आज नहीं आई है। Yes, sir. निकिता आई हो तुम आज? हाँ sir. अच्छा मतलब दिख रही हो कहाँ पर? किस नाम से हो? ओके चलो हो गई। चलो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डोमेन रेंज का कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 हर बच्चा अपने आप करेगा, ये मैंने अभी मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। 2π/3। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बस थोड़े से बड़े करके जेईई मेंस में आते हैं तो आप लोग गलत कर देते हो। कॉस इनवर्स -½ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बच्चे ने बताया कि सर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जिसका भी इनवर्स निकालना है उसके अंदर का जो नंबर है वो -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है। कहोगे सर है, क्योंकि -½ तो -1 से 1 के बीच में आता ही है ना। तो उसका मतलब सर ये एग्जिस्ट करेगा। अब सर इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई होती है। हम थोड़ा ना कह रहे हैं, इनवर्स कहता है। देखो इनवर्स में 0 से पाई लिखा है ना, ये देखो 0 से पाई लिखा हुआ है। अब कहोगे सर 0 से पाई का मतलब क्या हुआ? 0 से पाई का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे मुंह से बोलने की आदत डालो। अब तुम कहोगे सर अगर ये -½ है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबके कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो सर पहले सोचते हैं कॉस ½ कब होता है? π/3 पर होता है। -½ कब हो सकता है? cos of π - π/3 पे हो सकता है। This is cos of π - theta minus cos theta. This is -½ इसका मतलब cos of 2π/3 is -½ यानी कि अब आप क्या लिखेंगे? -½ को लिखेंगे cos 2π/3 और ये cos इनवर्स से cos चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये इनवर्स वाले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो कॉसेक इनवर्स की डोमेन लिखी है उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ।
क्योंकि इसको देख के कंफ्यूजन बहुत होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, इसकी डोमेन को कहोगे सर, इसकी डोमेन को हम लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब एक्स लाई करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे सारे रियल नंबर्स में से -1 से 1 के बीच का नंबर हटा दे, ये दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन आपको जो नोटेशंस लिखाए गए हैं और यहाँ जो नोटेशंस लिखाए गए हैं वो डिफर करते हैं, इसलिए मे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आता हो या आप गलत करते हो। वैसे ही आपको जो क्लासरूम प्रोग्राम में नोटेशंस लिखाए गए हैं वो यहाँ पर कैसे लिखाए गए हैं, वो लिखाए गए हैं -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, ठीक है। और उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा, चीजें वही लिखी हैं बस अलग तरीके से लिखी हुई है, क्यों भाई। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करें। तो सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन इज, आपको कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं आप कितनी जल्दी सोच पाते हैं। जैसे सोचने का तरीका बताया वैसा सोचिए, आराम से सोचिए। और सबसे पहले यहाँ पर आंसर बताएगी अनुप्रीत। अनुप्रीत बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3? सर बता हाँ हाँ आराम से बताओ, बिल्कुल आराम से बताओ। सिर्फ अनुप्रीत को बताना है सबसे पहले। अगर अनुप्रीत नहीं बता पाएगी तो मैं स्किप करके फिर मैं दूसरे से पूछूंगा, क्योंकि भैया अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर समय चला जाएगा, फिर आप कर भी नहीं पाओगे। तो दुबे जी का आंसर आ गया है, निखिल दुबे जी का चेक कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हम लोग तो अभी सभी लोग अनुप्रीत के लिए वेट कर रहे हैं। सर 2π/3। ओके 2π/3 अनुप्रीत ने बताया है। तो ये तो एनसीईआरटी का जस्ट मैंने एग्जांपल ही लिया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो 2π/3 बिल्कुल सही जवाब है। बस आप ये देखिएगा कि आप गूगल या एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मत यूज करिएगा, आपको खुद से बताना होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सभी बच्चे सोचेंगे कि सर कॉट इनवर्स, तो सर टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में बड़ी अच्छी चीज दी है। क्या दी है कि इन दोनों की डोमेन सेम है, -∞ से +∞, -∞ से +∞, है कि नहीं। लेकिन सर कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स की रेंज में डिफरेंस है, एक है -π/2 से π/2, एक है 0 से π। तो हमें तो क्या यूज करनी है, 0 से π, यानी हम कहाँ रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखिए अनुप्रीत का आंसर क्या है, 2π/3। अरे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि कॉट बेटा π/3 पर क्या होता है, 1/√3 होता है, लेकिन हम cot π -π/3 कर देंगे, cot 2π/3 भी -1/√3 होगा, और से आपका आंसर 2π/3 आ गया। तो अनुप्रीत बेटा गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप समझ भी गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो सभी बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यूज में अब कोई भी परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बच्चों आप ही के हाथ से किए गए क्वेश्चन है जो मैं आपको वहां दिखा रहा हूँ, किसी बच्ची ने मेरे में ही कर दिए थे। ओके बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं जस्ट, ठीक है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अब आप प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना आता है आपको, तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं आप। तो एक्सरसाइज 2.1 आप पूरी की पूरी कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के, क्योंकि मैंने काफी आपको आपकी भाषा में समझा दिया है कि इन क्वेश्चंस को करने का क्या वे होता है, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब जो मैं पूछ रहा हूं उन क्वेश्चंस के जवाब मेरे को चाहिए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 काफी आसान है, इसलिए मैं सोचता हूं कोई बच्चा इसको मेरे को बता दे। जैसे मैं आदित्य से पूछ लेता हूं। तो तिवारी जी, क्या है? आदित्य ने अभी आंसर बताया, क्या बताया? सब ब्रैकेट में π/2 हो जाएगा। हाँ नहीं, पूरा आंसर बताओ। हाँ ये देखो, ये कौन सी बच्ची है, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। cot π/2 से 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके, इस बच्ची का क्या नाम है? आशीषा तुलसियान। ओके गुड। तो बच्चों सभी बच्चे जानते हैं कि tan इनवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। लेकिन ये सब अपनी डोमेन में ही होता है। तो बच्चों ध्यान से देखें, tan इनवर्स a और cot इनवर्स a की जो डोमेन होगी वो सेम है, और डोमेन दोनों की क्या होती है? रियल नंबर्स। इसलिए अगर हम दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ऑल रियल नंबर्स ही आएगी। और वैसे भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आप π/2 लिखते तभी हैं जब ये x कहाँ होता है? सारे रियल नंबर्स होता है। जब ये x सारे रियल नंबर्स में होता है तभी हम लिखते हैं π/2। और cot π/2 क्या होगा? पता नहीं। tan π/2 क्या होगा? अनडिफाइंड। तो cot π/2 क्या होगा? 1/undefined, दैट मींस 0। तो उसका आंसर क्या है? 0। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन बच्चों ये जरूर याद रखना, ये तो आपका मेंस में भी क्वेश्चन था इस टाइप का। पता नहीं आपने किया कि भी नहीं किया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? ये π/2 होता है। और उस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको ये करना था कि इसको सम π/2 तभी हो सकता है जब x क्या लाई करे? -1 से 1। तो वहां पर आपको क्या करना था? आपको लिखना था mod x लेस देन इक्वल टू 1। उससे जो x का इंटरवल आता उससे ये π/2 हो जाता। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको बताया गया होगा कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो वो ऐड तभी हो सकते हैं जब उनकी डोमेन क्या हो? सेम हो। तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1। इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1। इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 से 1। इसका मतलब ये एग्जिस्ट π/2 तभी करता है जब x क्या लाई करे? -1 से 1। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बोलते रहो हमेशा ही π/2 है, x कुछ हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप हमारे साथ करेंगे, बिल्कुल बैठेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, सभी बच्चे अपनी कॉपी में 15 क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो 15 क्वेश्चन का आंसर जो देगा सबसे पहले बच्चा, उसका नाम होगा, कौन सा बच्चा आज नया ज्वाइन किया उसको पकड़। ये देखो, सबसे आखिरी में एक बच्चा मिला है, उसका नाम है आकाश प्रजापति। ये बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है सबसे पहले। तो आकाश आप क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा? आकाश की शायद माइक में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ देख ही रहा है शायद। ओके,
तो त्रिपाठी जी आप कर लेंगे, सक्षम त्रिपाठी। यस सर। हाँ तो बेटा आंसर बता दो अब, मेरे को बस तुम्हारा ही इंतजार है, आंसर बताओ। -1/√2। क्या बताया? +-1/√2। अच्छा भाई, चलो मैं इसका आंसर देख के बताता हूँ, एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। वेट करो भाई, मैं खुद ही एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। सभी बच्चे करें, क्योंकि इतनी जल्दी आंसर निकलेगा नहीं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बेटा, इसका आंसर क्या बताया आपने? 1/√2। +-1। ओके, +-1/, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन सही है आपका। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं क्रॉप करके कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपने उस हिसाब से नहीं किया। 100% आप चेक कर लेना, जो बोर्ड का सॉल्यूशन होगा वो गलत भी हो सकता है आपका। तो अभी आप चेक करना कैसे करना है क्वेश्चन। ये बच्चों मैंने क्रॉप कर लिया है क्वेश्चन, देखो जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यार मेरी तरफ देखेंगे, बल्कि जिनका हो गया वो भी ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स 6 + tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, तो ये तभी लगता है जब क्या हो, x और y दोनों का प्रोडक्ट <<1 > ये फॉर्मूले पर आप विशेषकर ध्यान देंगे। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही तब करता है जब x और y दोनों का प्रोडक्ट <<1 > तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है और आपका क्वेश्चन बहुत तेजी से गलत हो जाएगा, इसलिए इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप लगाएंगे जरूर, क्या लगाएंगे? tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x इंटू y, लेकिन ये फॉर्मूला लग गया, ये π/4 हो गया। अब आप इसको tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो वो tan π/4 हो जाएगा, जो कि 1 होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर दुबे जी ने बताया कि इसका आंसर आ रहा है +-1/√2। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, अगर आपसे ना निकले तो आप उनको बता देना, मैं निकाल दूंगा। लेकिन आप आंसर कौन सा एक्सेप्ट करोगे वो ये बताएगा जो मैंने ऊपर लिखा। अब आपको ये नीचे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। x - 1 x - 2 x + 1 x + 2 <<1। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर जो भी x का इंटरवल आएगा उस इंटरवल में ये आंसर होना चाहिए, यानी -1/√2 भी +1/√2 भी, यानी कि इससे इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। समझ में आया? अगर सॉल्व करने पर मान लो ये आ जाता है 0 से 1, तो इसका मतलब फिर उसमें -1/√2 आप आंसर नहीं लेंगे, वो हटा दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस में डाले गए हैं, ये तो मैंने एक्सरसाइज से उठाया हुआ है। तो उन्होंने वहां पर ऐसी तरीके से आंसर्स को रिजेक्ट किया है, और रिजेक्ट करते समय रीजन नहीं बताया है। तो आपको रिजेक्शन किस स्टेटस पे करना है आंसर्स का, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस बेटा, बोर्ड एग्जाम में आपको ये लगाना पड़ेगा,
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हाँ ये आपको लगाना पड़ेगा कि एक्स वाई लेस देन 1, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर देते हैं, ऐसा क्या बात है, अभी आओ कर लेते हैं। पर बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा? 2 नंबर। नहीं नहीं 2 नंबर नहीं, 2 नंबर के बाद किसका है मैं खुद ही भूल गया। 2 नंबर के बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, 2 नंबर से यस थोड़ा सर। सा बड़ा, हाँ 3 वाले में आएगा। हाँ। पेपर का पैटर्न ना पता हो तो मेरा एक छोटा सा वीडियो है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। पेपर का पैटर्न आपको पता पड़ जाएगा, मैंने काफी बार उसीलिए उसको शेयर भी किया हुआ है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर दीजिए, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा तभी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ x जो लाई करता है वो -2 से 2 लाई कर रहा है, और ये दोनों आंसर यानी कि 1/√2 -1/√2 ये दोनों आंसर इस इंटरवल में आते हैं, इसलिए दोनों आंसर क्या है, एक्सेप्टेबल। ठीक है बच्चों, क्यों भाई? यस सर। हाँ करना ऐसे ही है, देख लेना गलती मत करना। तो सभी बच्चे यहाँ पर अब जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को करना चालू कर दें। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा चलो इसका आंसर अब की इसका नाम 4 क्या है, 2.4। सर π/4। यस सर, अच्छा पाई पाई, बाय 4। तो आशीषा आपका आंसर आ रहा है ये π/4? आराम से निकालो आंसर। अच्छा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार रुको। सब लोग बोलो एक साथ 2π/4 तो हम समझ भी पाए, एक ही 2 जने बोल रहे हैं। हाँ π/4 आ रहा है, यस। सर π/3 आ रहा है। π/3 बेटा, π/3 तो नहीं आ रहा, π/4 लिखा हुआ है। अभी हमने एनसीईआरटी उठाई, उसी में एक्सरसाइज में चेक किया, π/4 लिखा है। दोबारा फिर से चेक कर लीजिए। 2.2 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 11 π/4। यस सर आ गया। इसको यहीं पे कर लें क्या, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं कर लेते हैं। यस सर कर लीजिए। हाँ साइन इनवर्स हाफ, सबसे पहले लिखा है साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ कितना हुआ, π/6। π/6। हाँ तो 2 इंटू π/6 कितना हुआ, π/3। देखो बेटा आशीषा यहाँ देख लो, साइन इनवर्स हाफ जो हुआ वो π/6 इस बच्चे ने बताया, यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो होता है वो -90 से +90 के बीच में लाई भी करता है। ठीक है, और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो साइन इनवर्स हाफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही मैंने π/6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो π/3 हो गया। अभी बन गया cos π/3। तो cos 60 डिग्री हाफ होता है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 हो गई। तो चुटकियों में क्वेश्चन खत्म हो गया। दिस इज π/4। ये तो बहुत स्पीड में खत्म हो गया। आप चाहेंगे तो हम आपको उससे भी टफ क्वेश्चंस करा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा बोर्ड्स का ही कर लें। दिस इज द क्रैश कोर्स फॉर बोर्ड्स, नॉट फॉर जेई मेंस।
ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, ओके सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 करना स्टार्ट कर दें। नहीं नहीं 10th नहीं करना है, 10th तो मैं क्लास में करा चुका हूँ, 11th करना है, 11th। अपनी कॉपियों में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए। 10th और 11th दोनों आने चाहिए। मैं 11th करा रहा हूँ क्योंकि मैं 10th करा चुका हूँ, लेकिन 10th भी कराना है दोबारा तो वो बता देना, हम दोबारा करा देंगे। सभी बच्चे 11th क्वेश्चन अपनी कॉपियों में करना स्टार्ट करें। इस तरह के क्वेश्चंस को आप x की जगह cos 2 थीटा भी डाल सकते हैं, x की जगह sin 2 थीटा भी डाल सकते हैं, x की जगह sin थीटा भी डाल सकते हैं, x की जगह cos थीटा भी डाल सकते हैं। जो आपको आसान पड़े आप वो डाल सकते हैं। बगल में हिंट दी हुई है, इससे अच्छी क्या बात है, हिंट भी यूज करना चाहिए, यूज कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप कर लीजिए अपने आप से। ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ये काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। मैं कितनी बार आ चुका है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सामने मेरे पास आर.डी. शर्मा भी पड़ी हुई है। दिस इज CBSE 2008, 9, 12, 14, 15, 16, 18, ओके करना स्टार्ट करिए। कॉपी में सही से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, करना स्टार्ट करिए। तो साइन इनवर्स x/2 आएगा। सर यस बेटा बताइए, साइन इनवर्स x/2। क्या करिए बेटा, हम नहीं समझ सर पाए। फिर जब साइन इनवर्स x/2 आएगा तो उसमें फिर π/2 वाली आइडेंटिटी से चेंज करेंगे ना। हाँ आइडेंटिटी से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। यस बेटा, उसको थोड़ा सा चेंज हो रहा तो प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हम लोग को जब प्रूविंग दे दी जाती है तो प्रूविंग में हम लोग उसी से चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो प्रूफ फाइनली वही करना है जो हम लोग को दिया गया है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटीज वगैरह को यूज करके चेंज कर लेते हैं। करो करो, कोई जल्दी नहीं है, और बस हम इसको करने ही जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करें। अभी तक मैं आपके लिए क्वेश्चन देख रहा था, ये क्वेश्चन CBSE का ही क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, 13th वाला। तो मैं 13th वाला भी करूंगा, ये अभी आया हुआ एग्जाम्स में। सर हो गया। हो गया, अच्छी बात है। तो सभी बच्चे हमको ये बता दें कि मैं 11th क्वेश्चन करूं कि मैं सीधा 13 ही कर दूं। अगर आपको लगता है करना चाहिए तो भाई बता दूं, मैं कर दूंगा।
ऐसा कोई बच्चा? इशिता कर दे बेटा, 11 क्वेश्चन करना है इशिता। सर ट्राई कर रहे हो। ट्राई कर रहे हैं, इतना टाइम ट्राई करने में, तो फिर मेरे को तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। बोल दिया करो बस कि सर एक बार कर दीजिए, हम कर देंगे, सोचा ना करो इतना। चलो तो क्वेश्चन नंबर ये 11। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जस्ट मैं अभी इसको करने स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो भैया ये बोर्ड वाला क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 12 ये करो क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ऊपर के क्वेश्चंस बदल जाएंगे, नीचे से ना आ जाए, आएंगे यहीं से ही। 12, 13, 14 मेरी जिन बच्चों को आवाज आ रही है कि भैया वो 12, 13, 14 करना स्टार्ट कर दें, तो रुके नहीं, बैठे नहीं। ओके सर। ओके, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए कौन इतना दिमाग लगाए? जब हिंट दी हुई है तो हिंट यूज कर लो ना। x की जगह cos 2 थीटा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, अगर आप cos थीटा यूज करेंगे तो बाई टू के टर्म्स आएंगे। तो बाई टू किसको अच्छा लगता है? That is 2 theta is equal to cos inverse x. That means theta is equal to 1/2 cos inverse x. ये हो गया। अब ये हो गया tan inverse 1 plus x। x क्या है? cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta whole divided by 1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो अंदर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। दूसरे वाले में लगा देना 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा √2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा। √2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके हटा दो, ये बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। नीचे प्लस है, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे? cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 minus tan थीटा अपॉन 1 plus tan थीटा। यहीं पर स्टेप्स में बच्चों का अटकता है, यही वो स्टेप अटकने वाला है। और 1 को लिख देंगे आप 10 π/4 और tan थीटा इज tan थीटा, tan थीटा इंटू 10 π/4। दिस इज 10 π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan थीटा, दिस इज थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x। इशिता चेक करो, समझ में आया बेटा? हाँ सर आ गया। आ गया ना पक्का? अभी भी देख लेना, दोबारा बताना है तो बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। नहीं सर आ गया। ठीक है, तो इशिता तुमको इसी वाले स्टेप पे ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ जब पहुंचता है क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ पहुंचता है, बस लोगों का यहीं पे ध्यान भटकता है और वो क्वेश्चन गलत जाता है। तो यही स्टेप्स है जो यहाँ पर तुमको प्रॉब्लम देने वाले हैं, ठीक है। ओके, अभी तक जो बच्चे Rationalize करके अगर सॉल्व करेंगे तो नहीं रैशनलाइज नहीं करना है। ओ बच्चों, उसको रैशनलाइज आप कभी भी पूरी जिंदगी भर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें तब भी हो तो जाएगा ना,
रेशनलाइज करने के बाद फिर साइन नहीं करना है रेशनलाइज। हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको रेशनलाइज करना ही नहीं है, नहीं तो नहीं। ओके सर। ठीक है, वो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका, इसलिए मना कर रहे हैं। और ऊपर वाले जो 10th क्वेश्चन है उसमें भी रेशनलाइज नहीं करना है। 10th क्वेश्चन तब तक कॉपी में करके देख लो, ना है तो हमको बता देना रेशनलाइज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसे ही कल हमने इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस बताए थे। कल मैंने डिफरेंशिएशन सिखाई थी तो उसमें यही वाले क्वेश्चंस थे। हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करके पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे और फिर हम उसको क्या कर रहे थे, फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। कहीं पे भी हमने रैशनलाइजेशन का पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। रैशनलाइज नहीं करना है, ठीक? ओके, धन्यवाद। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसा कि बता रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13th 14th इन क्वेश्चंस की तरफ करना है। चलो बच्चों बताना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 13 करें। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 बाबू काफी लोगों से अटका होगा, कि सबका हो गया? लगता है सबका हो गया। सर इसमें 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन इज 2 tan इनवर्स। अब सुनो बच्चों, एग्जाम में इन क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम देखी गई है। क्वेश्चन करने से पहले आप पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन फंसने लगता है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उसको सॉल्व करना है, लेकिन अभी भी यहां पर कुछ बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं जो उसको सॉल्व करने की बजाय प्रूफ करते हैं। कहते हैं सर LHS RHS के बराबर आ ही नहीं रहा है। उसने ये थोड़ा लिखा है शो दैट, उसने लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो अभी अभी एक बच्ची ने बताया कि सर 2 tan इनवर्स x तो लगा ही सकते हैं ना। बिल्कुल लगा सकते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, तो सर 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स तो आ ही गया, क्यों सर? अब देखिए दोनों के tan इनवर्स इक्वल है, तो वो नंबर्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स। समझ गए होंगे इसको। 2 cos x तो 2 अपॉन साइन x। इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही सॉल्व करोगे तो tan x बराबर 1 आ जाएगा, यानी x बराबर π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर tan x बराबर 1, तो आप एक काम करेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लें। लिख लो भाई, जनरल सॉल्यूशन ही लिख लो। लेकिन उसने जनरल सॉल्यूशन पूछा नहीं है, उसने सिर्फ सॉल्व करा है। सॉल्व करने के लिए इसका मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू जनरली यही आ रही है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्लास 11th की तरह सोच रहे हैं आप, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। लिख देंगे तो सही है भाई, हम तो मना करेंगे यही लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ भाई सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 सिद्धांत कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to 1/2 tan inverse x। ये है क्वेश्चन। लिखा है सॉल्व।
कैसे करेंगे? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1, इसको ऐसे सोच लो, ये लिखा हुआ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसे लिख सकते हैं। और ये चीज किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो ये कितना हो जाएगा? ओके, तो कितना हो गया ये? 3/2 tan इनवर्स x। ठीक है भाई, tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 होता है, तो π/4 लिख दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू π/4, यानी कि π/6। यार tan इनवर्स की 1 की जगह आप π/4 लिख लो। π/4 इंटू 2/3, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10π/6। 10π/6 क्या होता है? 1/, आंसर आ गया, हो गया। सारांश बेटा बोलो, पता नहीं तुम क्या मैसेज कर रहे हो, पढ़ थोड़ा पा। टू उधर भेज दिया, 2 tan इनवर्स x 1 माइनस x पर 1 प्लस x। आंसर यही आना चाहिए, वो आंसर यही आ रहा है। आंसर आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम जो सबसे सिंपल मेथड हो सकता है उसी से सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग को जल्दी एग्जाम्स में हो जाए। बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन किसी दूसरी दिशा में भी ले जाके कर सकते हैं, बस आंसर आना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है, क्योंकि वो बिना पढ़े करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है प्रूव दैट, लेकिन अब आप कहोगे कि सर इसको तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अरे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो वो तो प्रूव दैट का ही क्वेश्चन होगा। तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्वेश्चन है। अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 9/4 टाइम्स π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये हो गया 9/4 टाइम्स π/2 माइनस थीटा, यानी कि cos इनवर्स थीटा। आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। और अगर आप cos इनवर्स 1/3 को लिखोगे तो cos इनवर्स 1/3 को आप चेंज कर लो साइन इनवर्स में। इसको इंटर कन्वर्जनल ऑफ IDF कहते हैं। cos इनवर्स 1/3 को आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आप कहोगे cos इनवर्स 1/3 को हम थीटा ले लेते हैं, तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। फिर हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल में ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √8 हो गया। √8 का मतलब 2√2 हो गया, और ये आपका थीटा है। तो cos थीटा ये है, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा वो आप देख लो, ठीक है। 1 वो होगा हाइपोटेन्यूज 3। हाँ हाँ, मतलब वो जल्दी जल्दी में लिख गया है, लिख देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया 2√2/3। ठीक है, तो साइन थीटा इसमें ये है, तो थीटा क्या होगा, वो साइन इनवर्स 2√2/3। इसको इंटर कन्वर्जन ऑफ आईटी, इंटर कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ कहते हैं इसको, कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए आप एक ट्रायंगल की हेल्प लोगे, और ट्रायंगल की हेल्प से इस तरह से अगर थीटा आपका कॉस इनवर्स 1/3 है तो थीटा आपका साइन इनवर्स 2√2/3 भी हो सकता है। तो ये 9/4 टाइम्स साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो ये प्रूविंग का क्वेश्चन हो चुका है। This is a question for proving. तो बच्चों टाइम हो गया क्या? सर 2 मिनट बचा है। 2 मिनट बचा है। अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इतना ही करते हैं आज के दिन पे। तो बच्चों धन्यवाद। अब आप क्लास लीव करना चाहे तो लीव कर सकते हैं। सर Thank you, sir. हाँ बेटा। सर राजस्थान का तो क्लास 12 का बोर्ड कैंसिल हो गया सर।